हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे पीएसयूज कॉर्नर में हम आपको डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए हैं और मैं आपको देखो यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चन के थ्रू आपको कैसे फ्लेवर के क्वेश्चन और कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने। फाइन, तो अभी जो मैं क्वेश्चन पिक करे देयर फ्रॉम द बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस लैम्डा पर यूनिट लेंथ is bent to form a complete circle of radius a। आपके सामने फिगर में मेंशन है ये रेडियस a है अभी। फाइन, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट a एंड b। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको किन्हीं दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पूछना है आपने क्या करना है, एक टेस्ट सोर्स लगा देना। हाँ जी, क्या लगा देना है? टेस्ट सोर्स। टेस्ट सोर्स मीन्स आपने एक ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, सम ऑफ ई। फाइन, अब हमें पता है जब भी हम किसी कंडक्टिंग स्पेसिमेन के अक्रॉस कोई भी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम देयर। फाइन, तो करंट फ्लो करेगा। अब करंट कितने डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? वन दिस वे, वन दिस वे। लेट अस से कंसीडर दिस I1, कंसीडर दिस I2। फाइन, अब बताइए यहाँ पे कितने सेक्शन बन गए ए से बी के बीच में? दो सेक्शन बन गए। एक सेक्शन मेरे पास ये आ गया है, फाइन, और एक सेक्शन मेरे पास क्या आ गया? भी नीचे वाला आ गया। फाइन, तो यहाँ पे एक तरह से हम इसको कैसे रिलेट करें? क्या हम इस कॉन्फ़िगरेशन को दो रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज दिस इज वन रेजिस्टेंस and this is other resistance, fine, and connected across the source of EMF which is plus minus E, right? And this is let us say our R1, this is our R2। कुछ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? राइट, अब मुझे R1 R2 का वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि कभी भी कोई आपके पास क्वेश्चन आए सबसे पहले सेटअप बनाया करो कि क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है। फाइन, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आपको डाउट रहेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हमारे पास बोला है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस लैम्डा पर यूनिट लेंथ। हाँ जी, जो हमारे पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था? लैम्डा पर यूनिट लेंथ। फाइन, मतलब हर एक यूनिट सेक्शन में उसका रेजिस्टेंस कितना था? लैम्डा था, राइट? तो हमें दिया गया, उसको हमने बेंड किया सर्कल की फॉर्म में। तो देखो अब यहाँ पे दो आर्क बन रही है ए और बी के बीच में। एक मैं नीचे वाली बार कंसीडर कर दूं और एक ऊपर वाली बिगर आर्क बन रही है। तो देखो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? भी हमें वैल्यू चाहिए लेंथ और एरिया। बट यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हमारे पास लैम्डा पर यूनिट लेंथ बोला है। तो अगर मैं इस आर्क का लेंथ निकाल पाया, इस वाली आर्क का और इस वाली आर्क का, तो उसको मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो वी हैव सीन आर्क लेंथ। हम मैथमेटिक्स में इससे अच्छे से क्लियर हैं कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड, मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड। फाइन, इन रेडियन। इज इट क्लियर? आपने पढ़ा होगा यार, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। फाइन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ऐसे तो सभी स्टूडेंट फेमिलियर होंगे। तो बताइए अगर मैं इस नीचे वाली आर्क लेंथ को निकालता हूं, R2 बॉटम वाला है। हाँ जी, R2 बॉटम वाला कितना आएगा बताइए? लैम्डा। लैम्डा तो पर यूनिट लेंथ हो गया। अब इसका लेंथ निकालो, कितना आएगा लेंथ इसका? बच्चों बताइए नीचे वाले का क्या इसका लेंथ a इंटू थीटा आएगा? ये कितना एंगल कर रहा है सबटेन सेंटर पे? बताइए थीटा। तो क्या यार इसका ये लेंथ आएगा, इस लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा जो आपका पर यूनिट लेंथ है, तो यूनिट क्या आएगा? ओम आएगा। यार होपफुली क्लियर है चीज यहां से। इसी तरह से अब मैं R1 की बात करूं, ऊपर वाला देखो, नीचे वाले को मैंने क्या लिया? अभी R2 लिया। ध्यान रखना ये मेरे पास R2 है, ध्यान रखना दिस इज R2। ऊपर वाले को मैंने क्या लिया? R1 लिया। तो R1 किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों? लैम्डा। हाँ जी, कितना लेंथ कितना आएगा? पर यूनिट लेंथ है। ए बचा कितना एंगल? भी 2 पाई माइनस थीटा। तो मेरे पास ये भी किस में आएगा? ओम में आएगा। हाँ जी, अब पैरेलल में है दोनों। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मैं फाइनली सॉल्व करके लिख रहा हूं, इट विल बी लैम्डा ए 2 पाई माइनस थीटा, थीटा अपॉन 2 पाई। कीप दिस इन माइंड। ये आपके पास ऑप्शन आएगा भी, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया अभी नाइलेट एग्जाम में। फाइन, तो चले फर्दर। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इफ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, मार्क द डिजिट 10 ओम, right? In a coil of 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown below in the figure। x एक्सिस पे टाइम दे रखा है और y एक्सिस पे आपको दे रखा है कि इंड्यूस्ड करंट कितना आपके पास जनरेट हो रहा है। फाइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर इज। आपको क्या पूछा है अभी? मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली क्लियर है ये प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड है? भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फैराडे लॉ से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? फैराडे लॉ से।
फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जब भी आपके पास किसी भी रीजन में टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा तो वहां पे क्या इंड्यूस्ड होगा भी, ईएमएफ। क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। फाइन, कितना आएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। दिस माइनस साइंस इज गिवन बाय द लेंजेज लॉ। फाइन, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। इट बेसिकली गिव द पोलैरिटी ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट, जो हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा, जो कॉज उसको कॉज कर रहा होगा उसके। फाइन, देखो अब आपके पास गिवन है करंट वर्सेस टाइम। हमें मालूम है व्हाट इज करंट एंड टाइम चार्ज रिलेशन। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट। तो यहां से हम Q को क्या लिखे अभी, Q इज इंटीग्रेशन ऑफ आई टॉ डी टॉ। क्या ये लिखा जा सकता है अभी? तो कहीं ना कहीं मैं यहां से साफ देख रहा हूं कि जो Q है वो क्या है, दैट इज एरिया अंडर, हाँ जी, दैट इज एरिया अंडर व्हाट, आई टी करव। यार है ऐसा कि नहीं है, एरिया अंडर आई टी करव है कि नहीं है? यू राइट दिस एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या एरिया अंडर द करव ऑफ एफ एक्स है कि नहीं है? तो बताइए इसका एरिया अंडर द करव यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? इसका जो एरिया अंडर द करव होगा मुझे साफ क्लियर पता है, वो क्या होगा, चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज होगा। तो बताइए Q किसके इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से, बताइए। Q इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है भी आपके पास 4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा अभी, दिस इज समवेयर 0.2 कूलम के आसपास। क्या ये लिखा जा सकता है, राइट और रॉन्ग? यस। बट हमसे पूछा क्या क्या अभी, द मैग्नीट्यूड ऑफ change in flux, and we know according to Faraday law EMF can be written as in the form of the magnitude d phi upon dt, right? And EMF in term of the induced current will be IR, I into R, R is the resistance of that conducting specimen जो भी आपके पास होगा, right? तो यहां से आप क्या लिखोगे बच्चों, d phi is equal to I dt multiplied by R। कैन वी राइट इट लाइक दिस और नॉट? फाइन। बट हमें क्या पूछा है बताइए, हमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फ्लक्स थ्रू। तो हमें ये देना है, ये क्वांटिटी देना है। व्हाट विल बी दिस, टेल मी दिस वन। इजंट इट डी फाई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, एंड व्हाट इज क्यू, डी फाई इज इक्वल टू 0.2 इंटू आर। तो आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 रहे। तो डी फाई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 0.2 इंटू 10, इट विल टर्न आउट टू बी समवेयर हाउ मच, 2 वेबर। हाँ जी, कितना आएगा, 2 वेबर। तो होपफुली क्लियर है आपको कैसे आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। फाइन। तो बेसिकली पूरा क्वेश्चन फैराडे लॉ से था। अभी कहां से था, फैराडे लॉ से था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट इन द कॉइल वेरीज विद टाइम। आपके पास एक करंट वर्सेस टाइम वेरिएशन दे रखा है एज ऑन बिलो। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम इज। तो मैंने आपको अभी बताया अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। फाइन, दिस इज द फैराडे लॉ। कहीं पे भी आपको कभी भी किसी कॉइल के क्रॉस करंट आएगा जो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ होगा, और वो उसका पोलैरिटी क्या होगा, ऑपोजिट टू द कॉज विच इज कॉजिंग इट। फाइन, जिसकी वजह से आ रहा है, वो लेंजेस लॉ देता है ना उसी। अब देखो अगर मेरे को इसका वेवफॉर्म बनाना है तो एल कितना दे रखा भी आपके पास, क्या एल गिवन है आपको यहाँ पे बताइए? एल का वैल्यू उसने मेंशन नहीं किया, तो हमें उससे कोई फर्क भी, हमें उसने वेवफॉर्म पूछा है, देखो उसने कोई पीक वैल्यू मेंशन भी नहीं करी है, राइट? यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं करी, कोई वैल्यू मेंशन नहीं करी है, हमें खाली वेवफॉर्म पूछा है। देखो अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है इस करंट का। देखो सबसे पहले मैथमेटिकली चलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा भी, 0 से लेके t/4। मैंने आपको पहले बताया एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन हमेशा उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो इसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो कहां आना चाहिए था बच्चों बताओ, वो यहां आना चाहिए था, कुछ ऐसा आना चाहिए था पॉजिटिव में। बट आगे क्या लगा अभी ध्यान दीजिए, माइनस साइन अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। ये कंप्लीट फैराडे लॉ है अभी, इस माइनस साइन को स्किप मत करना, फाइन, नहीं तो आपका गलत वेवफॉर्म का आंसर आ जाएगा। तो बताइए ये जो पॉजिटिव में था ये कहां फ्लिप हो जाएगा, नेगेटिव में। तो एक चीज मुझे क्लियर हो गया, 0 से t/4 तो कांस्टेंट रहने वाला है। फाइन। अब t/4 से t/2 चलो, जो आपके पास करंट है वो फिक्स है, मतलब स्टेडी वैल्यू है। अगर स्टेडी वैल्यू है तो आपका इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। हाँ जी, d/dt ऑफ कांस्टेंट कितना होता है बताइए, 0। अगर ऐसा केस है तो आप इसको रिफ्लेक्ट करिए नीचे, देखो कितना आ गया अभी, 0। फाइन।
अब आइए T/2 से 3T/2। हाँ जी, करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हाँ जी, फॉलिंग स्लोप वाली लाइन इक्वेशन आएगा तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ये आना कैसे चाहिए था, इट शुड बी लाइक दिस, बट आगे क्या लगा है, माइनस साइन, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। तो यार आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास पहला ही ऑप्शन क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। तो आपके पास कौन सा आएगा अभी बताइए, ईएमएफ का स्टैंडर्ड वेव फॉर्म, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो ये तो मैथमेटिकली था, अब आप कंसेप्चुअल ऐड पे जरा देखो। फैराडे ने बोला जब भी आपके पास टाइम वेरिंग करंट होगा तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो साफ क्लियर है यार, देखो सी कि इस रीजन में तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है नहीं है। फाइन, बिकॉज यहाँ पे करंट क्या है, कांस्टेंट, एक तरह से डीसी एक स्टेडी करंट है। फाइन, तो यहाँ पे तो कभी कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, जो कि चारों में है। राइट, अब देखो 0 से T/4 जो करंट चेंज हो रहा है वो सेम रेट से चेंज हो रहा है। तो यार हर एक टाइम पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सेम ही होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। यहां से अब बच्चे कौन से, ये और ये। राइट, हर एक पॉइंट पे अगर उसका रेट ऑफ चेंज सेम है तो आपके पास क्या बनेगा बताइए, कुछ ऐसा बनेगा, सेम ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा, फ्रॉम 0 to T/4। अब 0 से T/4 वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो अगर उस इंक्रीज के लिए ईएमएफ का पोलैरिटी ये है, तो T/2 से 3T/4 करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसके पोलैरिटी क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा। तो होपफुली क्लियर है चीज यहां से। तो यार आपके पास जो बेस्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए इज योर बेस्ट आंसर। यार बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, बट आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। फाइन, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। राइट, नाउ सी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेक अ 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आपके पास गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, आप इसको एमीटर में कन्वर्ट करने को बोला गया, और रेंज कितना दे रखा है, विद अ रेंज ऑफ 0 to 50 मिली एम्पियर। फाइन, और ऑल्सो पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। राइट, सबसे पहले देखो जो हमारे पास डाटा गिवन है, हमें पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को। हम किसी भी गैल्वेनोमीटर के शंट में क्या लगाते हैं बताइए, एक रेजिस्टर लगा लेते हैं। राइट, दिस इज शंट रेजिस्टर एंड दिस इज लो वैल्यू रेजिस्टर। Let us say consider this is S and G is this is the full scale deflection of galvanometer and this is the current of the ammeter full scale। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा बताइए, I माइनस आई जी। कैन वी मेक लाइक दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम कलेक्ट करते हैं। आई जी गैल्वेनोमीटर का रेटिंग दे रखा आपके पास, आई जी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, means 10 raised to power minus 3 ampere, and G galvanometer resistance is 20 ohm, मेंशन है भी ये चीज। फाइन, इस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना एमीटर में विद फुल रेंज, कहां से कहां, 0 से 50। तो ये 50 मिली एम्पियर उसका क्या हो गया बताइए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, कि उसका 50 मिली एम्पियर उसका मैक्सिमम रेटिंग होना चाहिए, मैक्सिमम मेजरेबल करंट बाय एमीटर हम इसको कह सकते हैं। राइट, होपफुली क्लियर है चीज। तो वो जो आई है वो कितना है अपना, आई इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर, ये भी मैक्सिमम मेजरेबल करंट बाय एमीटर। फाइन, तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जो आपको शंट लगाना है, डेरिवेशन में अब यहाँ पे नहीं जाऊंगा, दैट विल बी इक्वल टू गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइड बाय गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय मैक्सिमम मेजरेबल करंट माइनस अगेन आई जी। अब सारी वैल्यूज आपके पास है भी यहाँ पे, तो यहाँ से S का वैल्यू निकल सकता है, इट विल टर्न आउट टू बी 0.408 ओम के आसपास। राइट, अब अगला उसने क्वेश्चन पूछा हमसे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। हाँ जी, किसका रेजिस्टेंस पूछा है, एमीटर का। तो बताइए ये दोनों किस में आ रहे हैं, भी पैरेलल में आ रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G ले रहे हैं, शंट का S। तो बताइए RA एमीटर रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट आएगा, G इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ S, विच विल बी नथिंग GS अपॉन क्या बनेगा, G प्लस S। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे इट विल टर्न आउट टू बी 0.4 ओम के नियर अबाउट। तो ये आपका आंसर बनेगा भी। फाइन, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, हाउ मच ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज लॉस्ट एज अ हीट। फाइन, आपके पास एक गिवन है भी अनचार्ज कैपेसिटर, ये हम कैपेसिटर ले लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपके पास इनिशियली अनचार्ज, राइट, नथिंग इज इनिशियली इन इट। इसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं, लेट अस से V। फाइन, तो इसकी प्लेट पे क्या आएगा अभी बच्चों,
चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस माइनस, कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटर फील्ड चार्ज्ड। और स्टेडी स्टेट पे इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ये होगा दैट विल बी वी। तो अगर हम बेसिक रिलेशन यूज करें Q इज इक्वल टू सी वी कैपेसिटेंस का, मतलब हम ये बोल सकते हैं व्हेन एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी of potential difference V, the charge supplied by the battery will be this one. Can we say this? Yes. अब वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ इस चार्ज को सप्लाई करने में, वर्क डन बाय बैटरी ऑन दिस चार्ज, वर्क डन बाय बैटरी ऑन दिस चार्ज कितना आएगा बताइए, Q इंटू वी, दिस विल बी सी वी स्केयर, यार इन सप्लाइंग दिस चार्ज कितना आएगा सी वी स्केयर। बट हमने पढ़ा है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना होता है बच्चों, 1/2 सी वी स्केयर। देन वेयर इज दैट रिमेनिंग, अगर मैं निकालू यहां पे इधर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्केयर प्लस सम एक्स फैक्टर होना चाहिए, ये तो स्टोर हो गया, और ये आपके पास क्या होगा, डिसिपेट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना आपने एक्सटर्नली वर्क किया है, बैटरी जो हमारा एक्सटर्नल जेंट बैटरी है वो क्या होगा, स्टोर होगा, किसकी फॉर्म है, कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो 1/2 सी वी स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा वो क्या होगा, डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ द हीट। तो कितना होगा ये बताइए, x इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, कितना बन जाएगा बच्चों, ये हाफ सी वी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना परसेंट है ये बताइए यार, 50% है कि नहीं है, इजंट इट द हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इज लॉस्ट एज द हीट। तो कितना होगा, 50% ऑफ द सप्लाइड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फाइन, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नीड टू कंसीडर दिस, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन अ वायर that has a large diameter and a length L is connected across the terminal of an automobile battery, the current is 40 ampere. If we cut the wire to half of its original length and connect one piece that has length L/2 across the terminal of same battery, the current will be, तो बताइए कितना करंट आएगा अभी। यार देखो V is equal to IR, बेसिक ओम्स लॉ, फाइन। तो अब ध्यान दीजिए, आपके पास बोला गया है कि व्हेन अ वायर दैट इज अ लार्ज डायमीटर एंड लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरी, करंट कितना आपके पास, फर्स्ट केस में करंट कितना भी आपके पास, फर्स्ट केस में करंट आपके पास है 40 एम्पियर, फाइन। इफ वी कट द वायर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड कनेक्ट वन पीस दैट हैज लेंथ L/2 अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेम बैटरी, द करंट विल बी, आपको ये पूछा है, फाइन। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो वोल्टेज क्या रहेगा बताइए, सेम रहेगा बिकॉज पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड केस में I2 अपॉन I1 निकालिए, व्हाट इट विल बी, इट विल बी V अपॉन R2 अपॉन V अपॉन R1, फाइन। तो मेक द कैलकुलेशन, इट विल बी R1 अपॉन R2, तो कितना बन जाएगा अभी, रो L1 अपॉन A अपॉन रो, हाँ जी L2 अपॉन A, रो अपॉन ए कैंसल, कितना बन जाएगा बच्चों, I2 अपॉन I1 विल बी इक्वल टू L अपॉन L/2, इट विल टर्न आउट टू बी 2। तो आपके पास I2 जो करंट आएगा कितना आएगा, 80 एम्पियर, कितना आएगा 80 एम्पियर। नहीं तो यार आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, लेंथ आपकी क्या हो रही है बताइए, हाँ जी लेंथ आपका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। लेंथ हाफ होने का मतलब क्या है बताइए, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यू कैन डायरेक्टली मेक दिस, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये कम हो रहा है तो आपके पास ये कम होगा, और ये अगर हाफ हो रहा है तो करंट अब डबल जाएगा कि नहीं जाएगा, इनिशियली 40 तो अब कितना होगा 80 एम्पियर। होपफुली क्लियर ये चीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ लाइट बल्ब एंड थ्रू द बैटरी बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द टोटल वोल्टेज चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यार, किसके बारे में पूछा उसने अभी, यार केवीएल का डेफिनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सिंपली उसने बोला एक मेरे पास बैटरी है, इसका ईएमएफ हम यह ले लेते हैं, हाँ जी इधर मैंने बल्ब लगा दिया, राइट, दिस इज माय बल्ब,
क्या बोला क्वेश्चन में, चलते हैं। अ चार्ज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से शुरू किया भी चार्ज फ्लो करना, कितने का बैटरी है 6 वोल्ट का, थ्रू अ लाइट बल्ब, कहां से जाना स्टार्ट किया, थ्रू अ लाइट बल्ब है, एंड थ्रू द बैटरी बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल, वापस उसी टर्मिनल पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। द टोटल वोल्टेज चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, जब यहां से यहां गया होगा तो क्या हुआ होगा, ड्रॉप हुआ होगा। हाँ जी, क्या हुआ होगा, ड्रॉप हुआ होगा। कितने अमाउंट का, ऑब्वियसली बात है पैरेलल में तो कितना होगा, 6 वोल्ट है कि नहीं है, तो ये कितने का रहा होगा, 6 वोल्ट का ड्रॉप रहा होगा बल्ब के क्रॉस। और वो ड्रॉप आपका जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी किसकी फॉर्म में हुई होगी बताइए, जो बल्ब आपका क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, यूटिलाइज हो गया, यूज होगी आपकी वो एनर्जी जो चार्ज ने रिड्यूस किया, जो चार्ज ने लॉस किया एनर्जी। फाइन, अब यहां से वापस वो इधर पहुंच रहा है अभी, तो बताइए यहां से ऊपर जाने में इसने क्या किया, राइज किया। तो यार जितना इसने इस पॉइंट से यहां पहुंचने में ड्रॉप किया था, उतना उसने इस पॉइंट से पहुंचने में क्या किया, राइज किया। तो नेट चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया, ये -6 आ गया और ये +6 आ गया, तो नेट सम कितना आ गया, 0। और दिस इज व्हाट अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ आवर केवीएल, कि सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज चेंजेस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा अभी, सी। तो यार वो थोड़े से कंफ्यूजिंग वे में आपको स्टेटमेंट दे रहा, क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ वी यूज अ 2 वोल्ट बैटरी इंस्टेड ऑफ 1 वोल्ट बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द टाइम कांस्टेंट विल। आपको बोला इस 1 वोल्ट की जगह अगर हम 2 वोल्ट की बैटरी लें तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा अभी बताइए। ऑप्शन ए 4 टाइम ग्रेटर, डबल, रिमेन द सेम, हाफ एज मच। तो आंसर क्या आएगा अभी, रिमेन द सेम। फाइन, क्यों, बिकॉज यार जो टाइम कांस्टेंट होता है किसी भी कैपेसिटर का चार्जिंग, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स जो आपने अप्लाई किया, वो उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सर्किट पैरामीटर आर एंड सी प्रोडक्ट। इस वोल्टेज का उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ आ रही बात यहां से, राइट। तो टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, अगर आपसे पूछा होता कि स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वो कितनी होती है, 1 वोल्ट। पहले कितनी होती, 1 वोल्ट जब आपने 1 वोल्ट कनेक्टेड था। अब जब आपने 2 वोल्ट कनेक्ट कर दिया तो स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना हो जाता, 2 वोल्ट आफ्टर। फाइन, क्यों, बिकॉज देखो ये कैपेसिटर वहां तक चार्ज होगा जब तक यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कनेक्टेड है। अगर 1 वोल्ट का कनेक्टेड है तो इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना लेगा, 1 वोल्ट लेगा। अगर 2 वोल्ट कनेक्टेड तो कितना लेगा, 2 वोल्ट। ये चेंजेस जरूर आएंगे। फाइन, होपफुली क्लियर ये चीज यहाँ से, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यार बेसिक को फ्रेम करता रहता। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया, आपके पास सर्किट गिवन है, द इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी विल बी। फाइन, बिटवीन ए एंड डी विल बी, आपको पॉइंट पूछा गया, दिस इज डी इनफैक्ट। ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है आपको, राइट। 3 इंडक्टर दे रखे हैं 333 हेनरी के, तो व्हाट विल बी दिस बी। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया, सिंपलर फॉर्म पहले ड्रॉ करो। इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए, and if this point is B, that is B, and this point is also B, directly shorted here. Fine, तो कहीं ना कहीं देखो ये इंडक्टर और ये इंडक्टर, ये इंडक्टर, ये इंडक्टर किसके बीच में कनेक्टेड है अभी, ए और बी के बीच में। ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। तो अगर हम इस पैटर्न को रीड्रॉ करें तो आपके पास क्या बन जाएगा बताइए, 1 इंडक्टर दिस, सेकेंड इंडक्टर दिस, थर्ड इंडक्टर दिस, 3 इंडक्टर आ जाएंगे। हाँ जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, एल एल एल। तो आपके पास जो एल इक्वलेंट होगा किसके इक्वलेंट होगा, 1 अपॉन एल इक्वलेंट 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल। कैसे ऐड होता है, रेसिप्रोकल में ऐड होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कितना बन जाएगा बताइए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, योर आंसर ऑफ एल इक्वलेंट विल बी सिंपली 1 हेनरी। तो यार ये कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली जो आपसे पीएसयूज में पूछे जाते हैं। फाइन, तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे। देखो इन क्वेश्चन का पर्पज है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि आपको किस तरह से डायरेक्शन में क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। फाइन, थैंक यू।